हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एक छोटे से टॉपिक पे जिसका नाम है कन्फॉर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। क्योंकि हम कन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ चुके हैं लास्ट वीडियो में, जहाँ पे हमने इथेन के देखे थे कन्फॉर्मेशंस सभी एल्केन्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से ब्यूटेन, उसके ऊपर बात करेंगे। अब ब्यूटेन कौन सा? ब्यूटेन है नॉर्मल ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। दिस इज ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। फाइन। अब इसके अंदर कन्फॉर्मेशन हम किस बॉन्ड के अराउंड देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं जो सेंटर वाला बॉन्ड है उसके अराउंड। सेंटर वाला बॉन्ड कहाँ है वो देख लीजिए। जैसे एक ये CH3, ये कार्बन, ये H, ये वो वाला बॉन्ड है बिल्कुल जो बीच में है। इसके इधर भी CH3, H और H। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए क्या ये ब्यूटेन है? तो बिल्कुल ब्यूटेन है। ये CH3, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CH3। तो बिल्कुल ये ब्यूटेन है। अब क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन है, तो हम इसके अंदर जो कन्फर्मेशंस हैं वो हम इस बॉन्ड के अराउंड देख रहे हैं, बीच वाले बॉन्ड के अराउंड, जिसमें एक कार्बन अटैच्ड है और उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक CH3 है, और दूसरे कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन और एक CH3 है। आपका देखने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए। फाइन, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो जो ये आगे वाला कार्बन है व्हाइट, तो उस पर देखिए एक CH3 है और 2 हाइड्रोजन है। मैंने अभी यही बोला आपको कि जो आगे वाला कार्बन है इस पे एक CH3 और 2 हाइड्रोजन है, एक CH3 और 2 हाइड्रोजन, और जो इसके पीछे वाला कार्बन है उस पे भी एक CH3 है, देखिए पर्पल कलर से, और 2 हाइड्रोजन। तो आपको ये अरेंजमेंट समझ में आ गए होंगे। फाइन, चलिए अब ये चीज अगर क्लियर है तो बस अब तो एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड देखना, और कुछ स्पेशल केसेस और स्पेशल नेम्स जो यहाँ आ रहे हैं वो भी आप समझ ही जाएंगे। सबसे पहला केस, CH3 के जस्ट पीछे CH3 है, H के पीछे H, H के पीछे H। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन कहलाती है एक्लिप्स्ड फॉर्म। फाइन, यहाँ पे हम इस वक्त इसको कहेंगे सिन पेरीप्लेनर। देखिए पेरीप्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन में, यानी जहाँ CH3 है ये CH3 जस्ट बिल्कुल इसके पीछे ही CH3 है, जस्ट पीछे, मतलब एक ही प्लेन में आ जाएंगे दोनों। आगे है CH3 और उसके जस्ट पीछे वाली पोजीशन एग्जैक्टली, मतलब एंगल 0 डिग्री है, डायरेक्टल एंगल, तो सेम प्लेन में हो गए। तो इसे कहते हैं पेरीप्लेनर। और सिन का मतलब हुआ एक ही साइड पर, दोनों CH3 एक ही साइड पर। फाइन, तो इसे कहते हैं सिन पेरीप्लेनर। अभी एंटी पेरीप्लेनर भी आएगा तब आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, ये जो अरेंजमेंट आपको यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन भी इंक्लूड कर दिया है मैंने, और एनर्जी भी इंक्लूड कर दी है, वो अभी आपको देख के समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो आगे चलने के बाद ये आएगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आपने जो रोटेशन दिया है वो 60 डिग्री का दिया है। अब जैसे आप 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो टोटल आपको अच्छे से पता है 360 में अगर मैं 60 का रोटेशन करूं तो आपको 6 पार्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं रोटेट करूंगा तो ये वाला पार्ट आएगा नेक्स्ट 60 डिग्री पर। तो हमने व्हाइट को फिक्स कर रखा है, और जो पर्पल वाला है पीछे वाला है उसको रोटेट किया 60 पर। तो ये जो CH3 है ये यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ और ये H यहाँ। ये जो फॉर्म है ये वैसे जैसा हमने इथेन में देखा उसके हिसाब से स्टैगर्ड फॉर्म है। फाइन, लेकिन स्टैगर्ड तब हम बोलते थे जब सारे एटम्स एक जैसे थे। यहाँ पे CH3 है राइट, और H है, डिफरेंट टाइप के एटम्स हो गए ना कार्बन पे जो मूव कर रहे हैं। तो इस फॉर्म को अब हम कहते हैं गाउश फॉर्म। कौन सी फॉर्म? गाउश फॉर्म, गाउश, ध्यान रखिएगा। फिर मैं इस पे वापस 60 डिग्री का रोटेशन दूं तो ये जो CH3 है ये 60 डिग्री का रोटेशन लेके इस H के पीछे आ जाएगा। ये देखिए ये H इस H के पीछे आ जाएगा और ये H इस CH3 के पीछे आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट, मतलब ये 60 पे और फिर आप आगे बढ़े तो ये 60 पर। ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है ये लास्ट में बताऊँ। अब ये जो फॉर्म है ये इसको तो आप एक्लिप्स्ड ही बोलेंगे। देखिए एक्लिप्स फॉर्म आ गई, एक के पीछे एक। फिर आप नेक्स्ट फिर 60 डिग्री का रोटेशन दीजिए। जैसे आप 60 डिग्री का रोटेशन देंगे अब ये वाला जो CH3 है यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो पर्पल वाला H है वो यहाँ, और ये पर्पल वाला H यहाँ। देखिए आप, ये आपको नजर आ गया होगा। ये भी देखने से तो स्टैगर्ड फॉर्म ही आपको लग रही है, लेकिन हम यहाँ इसे स्टैगर्ड नहीं बोलेंगे, यहाँ इसे हम गाउश भी नहीं बोलेंगे, यहाँ हम इसे बोलेंगे एंटी पेरीप्लेनर। पेरीप्लेनर मतलब सेम प्लेन में। देखिए ये आगे CH3 है, ये पीछे वाला CH3, दोनों सेम ही प्लेन में, लेकिन एक के पीछे एक नहीं है, आमने सामने हो गया। ये इधर, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो इसीलिए ये पोजीशन एंटी पोजीशन कहलाती है। ठीक है ना, मतलब सामने वाला जो CH3 वो ऊपर की तरफ है और पीछे वाला जो CH3 वो नीचे की तरफ है एक ही प्लेन में। अगर आप किसी प्लेन से टच करने की कोशिश करोगे, या किसी आप ये कोई सोचें जैसे कि हम बताते सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है मान लीजिए आप टेबल पे रखें, कोई पेपर रखें आप टेबल पे, और पेपर पूरा उस टेबल को टच कर रहा हो, तो हम कहेंगे पेपर के ऊपर जितने भी डॉट्स है या जो भी चीजें वो सब एक ही प्लेन के अंदर है। फाइन, जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी वो प्लेनर नहीं होती, उसके अंदर आउट ऑफ प्लेन भी होता है। एक प्लेन को 2 ही एटम टच करते हैं, एक प्लेन के आगे आ जाता है, एक प्लेन के पीछे आ जाता है, तो वही प्लेन्स होते हैं। मतलब प्लेन मतलब एक प्लेन सरफेस जिसपे एक एटम्स, कितने एटम्स आ रहे हैं, अगर सारे एटम्स आ रहे हैं तो पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर कहलाता है। यहाँ पे हम किसी एक प्लेन की बात कर रहे हैं और उस प्लेन पे दोनों पे CH3 आ गए। अब CH3 अगर आगे पीछे आए तो ये सिन कंडीशन होती है, और ऊपर नीचे आ जाते हैं तो ये एंटी कंडीशन होती है। और पेरीप्लेनर का मतलब सेम प्लेन में। फाइन, इसके बाद फिर 60 डिग्री का रोटेशन दूं तो नेक्स्ट ये आएगा।
अब यूं ही तो चल रहे हैं, आप आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद यही आना है, नेक्स्ट इसके बाद ये आना है, फिर ये, फिर ये। 60 डिग्री का रोटेशन देंगे तो ये CH3 इसके पीछे आ जाएगा, देखिए, और वो H इसके पीछे और H इसके पीछे। ये वापस कौन सी फॉर्म आ गई? एक्लिप्स फॉर्म आ गई। फिर 60 डिग्री का आप रोटेशन दीजिए, जैसे 60 डिग्री का अब आप नेक्स्ट रोटेशन देंगे तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा, देखिए ये यहाँ आ गया, राइट, फिर H यहाँ आ गया और H यहाँ आ गया। ये फॉर्म वापस कैसी हो गई? गाउश। अब देखिए गाउश फॉर्म को देखिए, ये CH3 यहाँ था, जब यहाँ CH3 वाला गाउश है तो इधर वाला CH3 वाला भी तो गाउश फॉर्म ही होगी, राइट। ये आपको ध्यान रहेगी, एंटी कंडीशन है तो इसे एंटी पेरिप्लेनर, और ये एक के पीछे एक है, इसे सिन पेरिप्लेनर भी कहते हैं। बहुत सी बुक्स में मैंने इसको एंटी स्टैगर्ड भी देखा है, लेकिन आप ये नाम ज्यादा ध्यान रखिए, एंटी पेरिप्लेनर। फाइन, तो अब इसके बाद आप यहाँ पे आ चुके हैं, 60 डिग्री का रोटेशन दिया, और इसके बाद 60 डिग्री का रोटेशन देंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने कहानी स्टार्ट की थी। ये देखिए, ये चीज आ गई आपको। फाइन, तो ये यहाँ से यहाँ 60 60 60 60 60 60। फाइन, अब ये चीज जो आपको नजर आ रही है कि ऊपर नीचे क्यों लिखी है, ये है एनर्जी का खेल। आप मुझे सोच के बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल वही कंफर्मेशन होगा जिसमें रिपल्शन सबसे कम होंगे, और रिपल्शन सबसे कम तब होंगे जब दोनों CH3 एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। फाइन, तो ये CH3 एक दूसरे मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, बिल्कुल अपोजिट ही हो गए, राइट। तो इस कंडीशन में ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होती है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, क्योंकि जितनी एनर्जी कम होगी चीज उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है कुछ करने के लिए। फाइन, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, एनर्जी जितनी कम होती है इसका मतलब सिस्टम या जो भी चीज के बारे में आप बात करें वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम है, और इस ग्राफ पर ये सबसे नीचे की तरफ नजर आ रहा है। फाइन, अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों इस ग्राफ पे सबसे ऊपर क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि CH3 के पीछे CH3 है, बहुत स्ट्रॉन्ग टॉर्सनल स्ट्रेन आएगा, और उस स्ट्रेन की वजह से ये हाईली अनस्टेबल होंगे, और जो चीज अनस्टेबल होती है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ये सबसे ऊपर चले गए, ये सबसे नीचे आ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको बात बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टेबिलिटी अच्छी खासी आ गई, क्यों? क्योंकि इस CH3 और इस CH3 में दोनों के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस आ गया है। फाइन, यहाँ पे भी देखें तो वही कंडीशन है, 60 डिग्री का डिफरेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है स्टेबिलिटी की कि एक के पीछे एक कोई नहीं है, करेक्ट, ये बीच में आ रहे हैं, देखिए सबके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, जबकि डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है सबके बीच में, आप नोट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो डायहेड्रल एंगल इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, यहाँ पे भी 0 0 0। तो ये बात तो तय है कि इन दोनों से ये दोनों फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी नीचे वाली, क्योंकि इसके अंदर डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है। मतलब आप समझ गए ना, आगे पीछे वालों के बीच में नियरेस्ट छोटे से छोटा एंगल भी आप देखें तो 60 डिग्री का है, जबकि यहाँ पे आप देखें तो 0 डिग्री है। दैट्स वाई ये दोनों फॉर्म कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है तो इनकी एनर्जी थोड़ी कम होगी और इनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। इन दोनों की सेम क्यों है? क्योंकि आप देखिए CH3 या तो इधर है या इधर है, तो सेम ही होनी है। इन दोनों की सेम क्यों है? CH3 या तो इधर है या फिर इधर है, तो सेम होनी है। ये तो सेम ही मॉलिक्यूल है तो ऊपर है और ये नीचे है। इसका सबसे नीचे होने का रीजन ये समझ में आ ही गया आपको, इसका सबसे ऊपर होने का रीजन भी आपको समझ में आ गया। अब इन दोनों में ऊपर नीचे होने का रीजन आपको समझ में आ गया। ये गाउश फॉर्म है, मतलब टाइप ऑफ स्टैगर्ड फॉर्म है, एंगल डायहेड्रल एंगल ज्यादा है तो स्ट्रेन कम है, इसलिए ये नीचे है और ये ऊपर है। क्वेश्चन इज ये बीच में क्यों है दोनों, या इन दोनों की यदि हम बात करें तो ये दोनों तो सेम है, इनसे ये नीचे क्यों है, तो वो बात भी मैंने आपको समझा दी। अब क्वेश्चन ये है कि इससे ये नीचे क्यों लिखा है, तो यहाँ पे CH3 के पीछे CH3 जबकि यहाँ पे CH3 के पीछे CH3। दैट्स वाई इसमें रिपल्शंस उतने ज्यादा होंगे जितने कि यहाँ पे नहीं होंगे, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे रिपल्शंस रिलेटिवली CH3 के बीच में कम होंगे और यहाँ सबसे ज्यादा होंगे। दैट्स वाई ये सबसे ऊपर है। उसके बाद क्योंकि एक्लिप्स फॉर्म है तो उससे नीचे आ गए दोनों। अब ये स्टैगर्ड फॉर्म है तो उससे नीचे तो आना ही है, राइट, लेकिन CH3 नजदीक तो है रिलेटिवली, इसलिए इनसे तो ज्यादा स्टेबल है नीचे वाले, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, और सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपको ये मिलेगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का रीजन ये है, दोनों CH3 अपोजिट हैं, यहाँ पे एक ही तरफ है इसलिए सबसे कम स्टेबल। इन दोनों में से तो ये ज्यादा स्टेबल होने ही है और ये रिलेटिवली कम स्टेबल होंगे क्योंकि है तो एक्लिप्स फॉर्म है। और CH3 एक के पीछे एक तो नहीं है, लेकिन आमने सामने भी नहीं है, बीच की कंडीशन में। दैट्स वाई तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बुक्स में जब आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा ग्राफ नजर आएगा। ये ग्राफ यूं शुरू हुआ, इसको टच किया, फिर यूं गया, फिर ग्राफ नीचे आया, फिर इसको टच किया, फिर ये ग्राफ यहाँ आया और फिर इसको टच करके चला गया। तो ऐसे ग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे कुछ बुक्स में जब आप देखेंगे। समझ गए ना, ये बस इनकी पोजीशन को मैं टच कर रहा हूँ। ये नीचे तक आया, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो इस तरीके से हम इनकी स्टेबिलिटी को भी समझा सकते हैं। तो स्टेबिलिटी भी आपको समझ में आ गई होगी, यानी लीस्ट मोस्ट स्टेबल एंड द लीस्ट स्टेबल। फाइन, और यहाँ पे रोटेशन बाय 60 डिग्री है, 60 60 60 60 60 60, तो घूमकर आप वापस वहीं आ जाओगे। फाइन, तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दिस इज अबाउट द कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। सभी के कंफर्मेशन होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली या तो इथेन या फिर थोड़े से आप आगे बढ़े तो ब्यूटेन के ऊपर जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्लिप्स स्टैगर्ड आपके क्लियर थे। आज आपको गाउश फॉर्म भी समझ में आ गई होगी। गाउश फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म जैसी होती है, लेकिन एंटी को छोड़ दें तो उसके बची भी जो
फॉर्म्स होती हैं, एंटी स्टैगर्ड को छोड़ दे, एंटी पेरिप्लेनर को छोड़ दे, तो स्टैगर्ड जैसी जो फॉर्म्स होती है वो गाउस फॉर्म होती है। एक्लिप्स तो चल ही रहा है, और अगर एक के पीछे एक आ जाता है तो उसके लिए फिर हम सिन पेरिप्लेनर कह देते हैं, और ये दोनों ग्रुप आमने सामने हो जाए तो एंटी पेरिप्लेनर। तो नई बात जो आपको देखने को मिली वो यहाँ पे सिन पेरिप्लेनर और एंटी पेरिप्लेनर और साथ में गाउस फॉर्म्स। तो उधर स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड और स्क्यू फॉर्म्स आपको देखने को मिली थी, यहाँ पे आपको नई चीज गाउस और एंटी पेरिप्लेनर और सिन पेरिप्लेनर देखने को मिला। ओके, स्क्यू फॉर्म्स तो यहाँ पे भी होंगी। अभी हम सिर्फ 60 डिग्री का रोटेशन देख रहे हैं, लेकिन 0 से 60 डिग्री के बीच में इनफाइनाइट फॉर्म्स हो सकती है, और वो सारी इनफाइनाइट फॉर्म्स कौन सी फॉर्म्स कहलाती है? स्क्यू फॉर्म्स कहलाती है। वो बात भी हम पहले देख चुके। तो आई होप आपको कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ हमारा आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है, जिसके अंदर आप जानते हैं हमने बहुत डिटेल में देखा है। वो डिटेल में क्या क्या देखा है वो अभी आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, सारा जो हमारा टॉपिक था ये आइसोमेरिज्म के ऊपर ही था, और यहाँ पे आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल में चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, रिंग, टॉटमर्स के ऊपर बात करी। स्टीरियोआइसोमर्स में कन्फिगरेशनल पे हम आए, और उसमें ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस, ईजेड, सिनेंटी भी हमने देखा। ऑप्टिकल मैंने आपसे कहा कि हम बाद में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, उसके लिए काफी कुछ एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए। और कन्फर्मेशंस में भी हमने एक्लिप्स, स्टैगर्ड, स्क्यू एंड गाउस, यहाँ पे आज हम आ गए और हमने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।